नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते का वक्त बाकी है और एक झटका मिला है आरजेडी को। उनके कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर वो मौजूद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से और खबरें हैं कि वो एनडीए ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो मुद्दों की पूरी बौछार अगर बिहार में देखी जाए तो फिलहाल बड़ी तादाद में, जो लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बाद वापस गए थे, उनमें से ज़्यादातर को काम नहीं मिल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा लाखों की तादाद में बेरोज़गार मजदूरों के अलावा उन लाखों लोगों की तादाद है जो कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, अस्पतालों की हालत बेहद बेकार है, बेहद ख़राब है और पूरी तरीके से भगवान भरोसे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वहाँ जन स्वास्थ्य का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। मेरे कई जाने वाले जो पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि अगर एक दफ़ा वहाँ कोरोना वायरस आपको हो गया तो ये समझ लीजिए कि हेल्थ सिस्टम इतनी बुरी तरह चरमराया हुआ है कि सिर्फ आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर कोई यकीन नहीं कर सकते। इस सब के अलावा भुखमरी की लगातार खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन लगा, कारोबार जो ख़त्म हुए, इसके अलावा लोग बेरोज़गार हुए, इसके सबब गांव देहात में, शहरों में भी भुखमरी की खबरें आ रही हैं लोगों की। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब जो हैं वो बहुत ही एक तरह से हाशिए के मुद्दे हैं। ये सब हाशिए के मुद्दे हैं और इसके अलावा जो आधे से ज़्यादा बिहार जो फ्लड की, यानी कि जो सैलाब है उसकी चपेट में आया हुआ है, वो भी एक तरह से बिल्कुल हाशिए का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहारी प्राइड, बिहारी जो गौरव है, वो एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाकर होगा। और वो इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा? आप ही सोचिए कि बिहार में भाजपा समर्थित सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तमाम केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के हाथ में हैं। तो किस तरह से जब भाजपा के लोग कहते हैं बिहार में कि ना हम भूलेंगे ना हम भूलने देंगे, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आखिर वो मांग किससे कर रहे हैं? वो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे वो मांग करेंगे? जब तमाम जो टूल्स हैं जिनके ज़रिए पूरा जो मशीनरी है, जब भाजपा समर्थित या भाजपा के खुद डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो आखिर वो मांग किससे कर रहे हैं? क्योंकि बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को आगे लाने की कोशिश हो रही है। तमाम जो मैंने आपको मुद्दे बताए, कोरोना वायरस, बिल्कुल जर्जर होती स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी की बुरी हालत, भुखमरी, बाढ़, इस सब से बचने के लिए सिर्फ एक मुद्दा है, एक ही मसीहा है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। और उस सब के अलावा सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि भाजपा अक्सर ये कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। आप चले जाइए फिलहाल बिहार और देखिए कि कैसे सुशांत सिंह को राजपूत के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है और सुशांत सिंह के ज़रिए न सिर्फ के राजपूत समुदाय का वोट, जो कि 5% के आसपास है, बल्कि पूरा जो अपर कास्ट वोट बैंक है उसको आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। अगर हिंदुत्व की राजनीति भी देख लें तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि तमाम हिंदू हमारे लिए एक बराबर हैं। लेकिन यहाँ देखिए सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला जो है वो जाति की राजनीति हो रही है। इस सब पे चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, ये समझने के लिए कि क्या ये अफीम की गोली बिहार की जनता खाएगी अक्टूबर के महीने में, या फिर वाकई वो ये समझती है कि उसके लिए सबसे बड़े मुद्दा जो इस वक्त है वो है इस महामारी से लड़ना, उसके बाद रोज़गार लोगों के वापस आना, जो माइनस में जाती अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लेकर आना, और वही शायद असली गौरव आम जनता के लिए हो सकता है। बिहारी जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की जनता हो, हर जनता के लिए जो डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, जो उसका गौरव है, वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर ही आ सकता है। मेरे साथ सज्जन कुमार मौजूद हैं और साथ ही अजय आशीर्वाद। सज्जन कुमार जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार पर उनकी खास नज़र रहती है। इसके अलावा अजय हैं, राजनीतिक दुनिया पर नज़र रखते हैं, द वायर में मेरे सहयोगी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सज्जन जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि बिहार की राजनीति को अगर कुछ हफ्ते पहले तक हम देखते, यानी कि जब सुशांत सिंह का पूरा ये जो मर्डर मिस्ट्री जिसे पेश किया जा रहा है, अगर ये नहीं होता तो बिहार चुनाव के क्या मुद्दे होते? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एपिसोड में जिस तरीके से मीडिया, जो प्राइम मीडिया है, जिस तरीके से पूरा केंद्रित हो गया है, कि जैसे कि ये लग रहा है कि इंप्रेशन लग रहा है जैसे बिहार के वोटर इस बार अपना वोट
सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे से ही प्रभावित होकर दे रहे हैं। पहली बात तो यह कि आपका प्रश्न कि अगर ये मुद्दा नहीं होता तो जो मुद्दे थे वो होते जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ। रिवर्स माइग्रेशन में जो सबसे ज्यादा जो आपदा आया वो आपको पता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पे आया, क्योंकि जो वर्किंग क्लास हैं, जो मजदूर है, वहां से सबसे ज्यादा उनका शेयर है। दूसरा यह है कि उसके साथ फ्लड का इशू है जो अभी चला आ रहा है, बाढ़ की समस्या है। तीसरी बात यह है कि देखिए वहां पे क्या है कि कोविड की जब समस्या आ रही है तो बिहार में वो बढ़ रही है। तो मुद्दे ये सारे के सारे हैं। और एक और बात बता दूं, जमीन पे अभी भी यही मुद्दे हैं। ये मीडिया में जो सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हमने कुछ टेलीफोनिक सर्वे किया बहुत सारे लोगों से, जो आम लोगों से जो अलग अलग बिहार के क्षेत्र में है, ये जानने के लिए क्या स्थिति है। तो पहला प्रश्न हमारा भी ये था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, बिहार का वोटर उससे कितना प्रभावित हो रहा है अपने चुनावी डिसीजन को तय करने में। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये आई कि देखिए ये बातें सोशल मीडिया तक सीमित है, मीडिया में लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार का वोटर चाहे वो राजद का सपोर्टर हो, चाहे वो भाजपा या जेडीयू का सपोर्टर हो, वो अपना वोट इस बात पे या इस मुद्दे पे तय करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर किस पार्टी का क्या स्टैंड है। ये एक तरीके से मनोरंजन है। एक तरीके से आप देखिए तो ये एक प्रयास है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, जो बाकी मुद्दे वो चर्चा में ना आ पाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये गौर करने की कोशिश करूंगा कि वोटर जो है वो अभी भी अपना वोट पुराने ठर्रे से ही दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है वो वोटिंग चॉइस को इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसा मुझे अपने बातचीत में या जो छोटा बहुत मैंने सर्वे किया उसमें नहीं दिखा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह से आपके कार्यक्रम की शुरुआत में ही बड़ी खुशी की बात बता रहे हैं आप कि जो बिहार का वोटर है वो झांसे में नहीं आ रहा है। हालांकि जो पूरा एक जो जाल बिछाया गया है वो कुछ इसी तरीके से कि अभी आपके सामने कुछ भी बात कर रहे हैं, जो वोट डालने जाएंगे कहेंगे कि नहीं हमारे सुशांत बाबू के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, इसको बेसिस करके हम वोट डालेंगे। अजय मुझे ये बताइए फिलहाल कि अक्सर ये माना जाता है कि बिहार का वोटर, खासकर मैंने खुद भी बिहार का पिछला चुनाव भी मैंने कवर किया था, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी मैंने देखा कि जो बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमानी, बहुत समझदार जो है वो बिहार का वोटर है। और आप शहर से लेके गांव देहात तक चले जाइए, राजनीति जो है वो ऐसी रटी हुई है, इतनी रची बसी है बिहार में कि बड़ी खुशी भी होती है और लगता है कि वाकई कितना जागरूक है ये नागरिक। इसकी वजह ये भी है कि चूंकि गरीब देश है, गरीब राज्य है, तो काफी हद तक जो सरकारी स्कीमें हैं और सरकारी नीतियां हैं वो सीधे तौर पर असर डालती हैं बिहार की जनता पर। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये मुद्दा, जो कि अक्सर हमने देखा है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो दूसरी पार्टियां हो, कह देते हैं हम मजबूर हैं। कभी जो है मुसलमानों का मुद्दा उठा लिया है भाजपा ने, फिर कहते हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा लिया भाजपा ने, अब कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा लिया। ऐसा लगता है कि सबसे कमजोर, सबसे लाचार एकदम विपक्षी है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो बहुत सारे मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है, सूत्र हैं बिहार में, वो भी यही कह रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बिहार में काफी दिख रहा है पिछले 6 महीनों में, खास करके जब बिहार में जो ये पूरा जो माइग्रेंट क्राइसिस अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है वो खुलकर इसके पूरी तरीके से सपोर्ट में नहीं आए और कई जगहों में माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी की समस्या अभी अब सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है। साथ में ये डबल वैमी का इसलिए भी केस है क्योंकि पूरे नॉर्थ बिहार में ये पिछले कुछ सालों का ये सबसे भारी जो बाढ़ आया है, कोसी का बाढ़, जो हर साल एनुअल इवेंट होता है, लेकिन इस बार सारे बेरोजगारी और खेती का बहुत ज्यादा अच्छा उपज ना होना और उसके साथ में बाढ़, इसको जदयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये माना जा रहा है कि वो अच्छा मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो विपक्ष है इसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है, जो ये एंटी इनकम्बेंसी है और उनके बीच का जो फ्रैगमेंटेशन है और वो नहीं हो पा रहा है। मतलब कभी आप देखिए, अगर यूपी भी देख लीजिए आप या दिल्ली देख लीजिए, तो लगातार यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ये इस लॉकडाउन के दौरान विजिबल रहे
लोगों के साथ बात करते रहे, लेकिन ये नीतीश कुमार के साथ ये सच नहीं है। जितने भी रिपोर्टर्स पटना में मैंने बात की, उन्होंने ये कहा है कि नीतीश जी एकदम गायब हो गए हैं, अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। और ऐसे माहौल में अगर विपक्ष कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है इस माहौल को, चुनाव के मुद्दे बनाने में ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भी हार है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा कि बिहार का जो और मैं सज्जन की बात से सहमत हूं कि बिहार का जो वोटर है वो कई सारी चीजें देखता है और काफी ज्यादा राजनीतिक तरीके से सोचता है। और उसका कहीं ना कहीं उसकी एक बिहार का एक इतिहास भी रहा है कि जो मंडलाइट पॉलिटिक्स हुई, जो ओबीसी का जो असर्शन हुआ वहां पर, वो बिहार में एक तरीके से सबसे ज्यादा जोरों शोरों से वहां पर हुआ। और उसी की वजह थोड़ा बारीकी जी से चर्चा करेंगे इस वक्त कि कैसे बिहार की हम्म, राजनीति लालू यादव के दौर के बाद राष्ट्रवाद की राजनीति और एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति, कैसे टकराव जो पिछले चुनाव में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक साल पहले, लगभग एक साल पहले भी ऐसा लगता था कि ये दोनों बहुत ही वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, लगातार टकराव कर रहे हैं और इतना आसान नहीं होगा बिहार में भाजपा के लिए सीधा रास्ता निकाल पाना। वो अलग बात है कि 2019 के चुनाव ने हम सबको चौंका दिया। लेकिन इससे पहले एक सवाल, सज्जन जी मुझे बताइए कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो हमें पता चला कि मुख्यमंत्री ने भी जो है वो ऑनलाइन रैली में जिक्र कर दिया सुशांत का कि देखिए हम इंसाफ दिलाएंगे। इसके अलावा जो है उसको जिस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इंसाफ बीजेपी या एनडीए ही दिला सकती है। अब मसला ये है कि कैसे विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो इस मुद्दे को उठाएं कि जब बिहार में भी सरकार भाजपा समर्थित है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की ही है, सारी एजेंसियां केंद्र की भाजपा के अंडर है, तो ऐसे में वो इंसाफ किससे मांगने जा रहे हैं? क्योंकि जो पेजेस हम देख रहे हैं, जो भाजपा समर्थित जो पेजेस हैं, उन पे शुरुआत से ही, यानी आप ये देखिए कि जब ये पूरा मुद्दा उभर रहा था, बल्कि मैं इस हद तक भी अब इस नतीजे पर पहुंच रही हूँ कि सुशांत के मामले को यहाँ तक लाने में, उसे देश भर में एक बड़ा इमोशनल मुद्दा बनाने में भी भाजपा समर्थित जो ये सोशल मीडिया पेजेस हैं उनका एक रोल रहा। क्योंकि हमने देखा था कि 1 2 3 हफ्ते लगातार बढ़ते बढ़ते ये मामला यहाँ तक आ चुका है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि किससे इंसाफ मांगा जा रहा है, कौन देगा इंसाफ? जी देखिए, इसमें बात आपकी बिल्कुल सही है। वैसे भी ये गौर करने लायक बात यह है कि ये केवल संयोग नहीं है कि बिहार के अभी चुनाव के प्रभारी महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी बनाए गए। ठीक है, तो ये मामला सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई से भी जुड़ा है, सारा कुछ है। और भाजपा की ये कोशिश है, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बने। तो ये एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, आप कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल संयोग नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्रिवी टू उनका अंदर का क्या है, लेकिन मेरे आकलन में लगता है कि ये एक ये प्रधानमंत्री का बड़ा फेवरेट ये फ्रेज है कि ये संयोग है या प्रयोग है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि ये भाजपा में अक्सर ये पहली बार हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर को प्रभारी बनाया गया चुनाव में। अदरवाइज क्या होता है कि वो अपने सांगठनिक लोगों को बनाते हैं। भूपेंद्र यादव जी थे पहले और बाकी लोग भी थे, इस बार देवेंद्र फडणवीस जी हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो विपक्ष का मुद्दा है, जो अजय ने भी कहा, बिहार की क्राइसिस बीजेपी और जेडीयू का फेलियर नहीं है। देश की तरह अभी जो क्राइसिस है, जो राजनीतिक आपका संकट है और जो प्रश्न है, वो है अपोजिशन की फेलियर कि इतने सारे समस्याएं हैं, इतनी सारी पब्लिक की परेशानियां हैं और एक फर्टाइल ग्राउंड आपको मिला हुआ है उसको एनकैश करने का पॉलिटिकली। ठीक है, जब जब इंदिरा गांधी के टाइम में जेपी ने लीड किया, वीपी सिंह ने राजीव गांधी के टाइम में किया, अन्ना हजारे ने यूपीए के टाइम में करप्शन को मुद्दा बनाया। अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन ये मुद्दा बना ही नहीं पा रहा है। लेकिन बिहार की त्रासदी यह है कि हम देख रहे हैं कि देश में राजनीति का दो पैटर्न है। एक पैटर्न यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का कोई पैरेलल फोर्स नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो एक छवि है उसके सामने जनता की नजर में कोई दूसरा कम्पीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लेकिन राज्य स्तर पे जब बात आता है तो बीजेपी पटकनी खा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने हराया, दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी की पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद केजरीवाल ने बुरी तरीके से बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र में शरद पवार ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया और बाद में उन्होंने उनके एक घटक को अपनी तरफ करके सरकार बना ली। तो राज्य स्तर पे अगर आप देखें, जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव बड़ी बारीकी से छोटे छोटे सभाओं को करके और अलग अलग तरीके से अलग अलग तबकों को, जो सपा के कोर वोटर नहीं रहे हैं, जैसे भी ब्राह्मणों का एक तबका थोड़ा नाराज है, तो उसको विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीति में सही है। आप चाहते हैं कि लालू जी जैसे मंडल के हाइट में भी
जब जब राज्य का चुनाव हुआ, देखिए वो अपर कास्ट में राजपूतों का बड़ा वोट हमेशा राजद को गया है। तो इसको राजनीति खूबी कहते हैं। ये विपक्ष के नेता वो होते हैं जो अपने कोर समर्थक को तो अपने साथ रखते ही हैं, जैसे मुस्लिम एंड यादव जो माई कहते हैं बिहार यूपी में, उसके साथ लालू जी हमेशा राजपूतों को मंडल के समय से अपने साथ खींच के रखते थे। अभी बिहार की त्रासदी क्या है कि जहां राज्य स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में जो विपक्ष के नेता है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल में पूरा फाइटर है, बिहार में जो तेजस्वी यादव है वो इस मामले में कहीं बहुत ही मतलब हल्के साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लालू जी की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव अपनी कोर जो सपोर्ट बेस है, अब देखिए यादव अपनी जातिगत कारण से पार्टी को वोट करते हैं, जो मुस्लिम वहां के कम्युनिटी हैं उनके पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है, इस कारण से वो राजद को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में पिछले 30 साल से नहीं है। ऐसे में प्रयास आपका ये होना चाहिए कि मुस्लिम एंड यादव जो माई आपका कोर इक्वेशन है, इसके अलावा पिछड़े वर्ग में, दलित में बाकी लोगों को आप कितना जोड़ पा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक सिलसिला पिछले 4-5 महीने में है, बजाय कि आप बिहार की जो त्रासदी है, एक नहीं कई त्रासदी है, स्वास्थ्य की त्रासदी है, माइग्रेशन की त्रासदी है, कोविड का है, फ्लड का है, खेती का है, बेरोजगारी, बजाय उसके अभी एक न्यूज जो आप देखेंगे राजद में हर हफ्ते एक नेता, बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं, उनके विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी, और वो सब जो है, एक और गौर की बात बाद में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, कोई बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा है, सब नीतीश यादव की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी है देखना है कि बिहार का जो इक्वेशन है, मुझे जो लग रहा है कि बजाय ये राजद बनाम भाजपा और जदयू, अभी एक कोल्ड वार आप नीतीश जी और बीजेपी के अंदर भी देखेंगे कि कैसे वो जी ये दिलचस्प बात है। और इसी कड़ी में अब रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम भी जुड़ गया है और बताया जा रहा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। और सोचे कि कितने कद्दावर, कितने बड़े नेता हैं, और शायद ऐसा माना जाता है कि यही तो पार्टी है, यही 2-4-6 लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, यही तो पार्टी है। और वही अगर पार्टी छोड़ के चले जाए तो पार्टी कहाँ बचेगी। अजय, मुझे ये बताइए कि हैरान भी होती हूँ मैं थोड़ा कि इस पूरी जो महामारी थी, पूरा जो ये संकट था, जो कि था स्वास्थ्य का संकट, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है उसकी खराब पॉलिसीज ने, खराब नीतियों ने उसे एक मानवीय संकट बना दिया। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित हुए, उनमें बिहार में कहूंगी कि सबसे पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार से जाते हैं काम करने के लिए। तो इस सब के बावजूद भी क्या आम लोग, विपक्ष इसको नहीं देख पा रहे हैं कि इस जो मौजूदा सरकार है उसके असर में न तो रोजगार मिला, न जिसे मोदी जी कहते हैं ना तो जान है ना जहान है, ना तो जान ही मिल रही है ना जहान ही मिल रही है। और ऐसे में अगर कुछ हफ्तों बाद चुनाव हो, फिर से वो सरकार चुन ली जाए, तो किसको दोषी करार दिया जाए? नहीं, इसमें दोषी आप जैसा सज्जन ने कहा कि विपक्ष इस पूरी चीजों पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है और अपना जो खेमा है वो एक तरीके से संगठित नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज है जो लालू यादव की उपस्थिति में तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, जो कि अभी काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। नीतीश कुमार, सुशील मोदी या भाजपा और राजद के भी अपने ही जितने भी, रघुवंश का नाम आपने लिया, रघुवंश बाबू का, तो उन लोग उनके सामने भी उनका जो तेजस्वी का जो कद है वो ना नेताओं के सामने ना लोगों के सामने वो नीतीश को चुनौती दे पा रहे हैं। ये तेजस्वी ये अपने इमेज को बदल पाते अगर वो सड़कों में राजनीति करते, वो अगर जिस तरीके से अपने कोर वोट जो है मुस्लिम और यादव, उनके उसके बाहर जाकर दूसरे जो खेमे हैं वहां उनके साथ मिलते, उनके संघर्ष में लड़ते। हालांकि राजद के नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सारे जितने भी बिहार के बॉर्डर्स थे वहां पर, जब ये प्रवासी मजदूर जितने भी थे वो जब वापस आ रहे थे तो वहां पे राजद ने हेल्थ कैंप लगाया, स्क्रीनिंग कैंप्स लगाया और ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन किसी तरीके से ये लोगों के बीच में ये बात अभी तक नहीं पहुंची है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे जो दिग्गज नेता है उनके सामने खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके लिए अगर तेजस्वी यादव को एक टीम की तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था, जहां पे न सिर्फ एक्सपीरियंस्ड राजनेता हो और बल्कि तेजस्वी यादव जैसे यंग टर्क्स जिनको बोलते हैं उनकी भी एनर्जी दिख रही है, जो एक्सपीरियंस और एनर्जी का। बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं और उनको फिर से तेजस्वी नेता के तौर पर देखा जाने लगता है। ये सिर्फ अच्छा पीआर है या इसका जमीन पे भी मुझे लगता है कि तेजस्वी की छवि लोगों के बीच में खराब नहीं है।
लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो ये लगता है कि अगर आप किन को चुने, जिनके पास एक्सपीरियंस है और एक संगठित खेमा दिख रहा है और इन्हीं से है, या फिर उनको चुने जिनके पास जिनका खुद का खेमा इतने आपस में लड़ रहा है। अभी जीतन राम मांझी जो ऑपोजिशन कैंप में थे वो उठ के जदयू के पास चले गए, और वहां पर जो कि वो नीतीश कुमार ने ही उनको बढ़ाया था, उनसे वो लड़े, फिर से वो वापस आ गए। अब वहां पर नीतीश कुमार जी का मतलब ये बाई कॉन्ट्रास्ट अगर आप तेजस्वी जी का देखें तो नीतीश कुमार जी अपने ही खेमे में लालू रामविलास पासवान को चुनौती देने के लिए जीतन राम मांझी का यूज कर रहे हैं, जो कि खुलेआम रामविलास पासवान के खिलाफ और उनकी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग। साथ में ही अगर आप उनका भाजपा का अपने देखें तो भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने के लिए बेरोजगारी और ये जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस है या बाढ़ है, डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो भाजपा एक तरीके से सबसे पहला ये जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को बिहारी प्राइड बनाने के कैंपेन में जुट गई है। तो एक सवाल सचिन जी से ले लेती हूँ और अजय फिर आपके पास आऊंगी मैं ये पूरी बात को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। ये पूरा सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, एक दिन की राजनीति नहीं है, और सामाजिक न्याय की राजनीति ने न सिर्फ कि हमारी राजनीति को बदला बल्कि हमारे समाज को जितना बदला है उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक बिहारी प्राइड या राष्ट्रवाद या सब नेशनलिज्म जिसे कह लें वो कैसे तार तार कर रहा है उसको। लेकिन सचिन जी, यहाँ सिर्फ 5% वोटों की बात हो रही है, 5% जो है वो ठाकुर वोटर है, राजपूत वोटर है, तो ये कैसे इतना इतना पूरा बिहारी प्राइड 5% लोगों की इर्द गिर्द कैसे जमा हो रहा है? जी, इसका बहुत आसान सवाल है कि सबसे पहली बात तो है कि बिहार में जैसे आपको बड़ा आश्चर्य होगा किस किस तरह के रिस्पॉन्स है। ज्यादातर तो लोगों ने कहा कि हाँ वो टीवी पे दिखा रहे हैं बट वोट वगैरह से उसका कुछ मामला नहीं है। एक आध जगह क्योंकि वहां पे कुछ आपको कंजर्वेटिव सेक्शन भी है, जैसे औरंगाबाद के एक गांव में मेरी एक बुजुर्ग से बात हुई तो हमने कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत है, आपका क्या मानना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ टीवी पे दिखा रहे हैं, वो तो बड़ा चरित्रहीन आदमी काइंड ऑफ कि दिखा रहा है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध थे, ये सब थे। तो आप अगर ग्राउंड पे देखें कि बिहारी जो वोटर है वो सुशांत सिंह राजपूत को कैसे रिसीव कर रहा है, तो उसका रिसेप्शन जो है वो कोई पॉपुलर रिसेप्शन नहीं है, वो बहुत ही एक कंजर्वेटिव रिसेप्शन है या बिल्कुल एक अलूफनेस है। बिहारी प्राइड की बात जब आती है तो बहुत सारे एनालिसिस में कुछ एक प्रिंट वगैरह में आर्टिकल भी है, तो इस तरीके से ये मान के लिखा जा रहा है कि जैसे कि बिहार के जनता ने सुशांत सिंह राजपूत के को न्याय दिलवाने को अपने प्राइड से जोड़ लिया है, जो कि जमीनी हकीकत नहीं है। ये एक बीजेपी और सोशल मीडिया का कैंपेन है और ये मीडिया के द्वारा इस तरीके से पेडल हो रहा है कि मुद्दे जो है एक मुद्दा बन जाए चुनाव का। दूसरा बात है, जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो अभी भी मेरा मानना है कि इस चुनाव को बीजेपी बनाम नीतीश कुमार में जो खींचातानी हो रही है उस समीकरण के हिसाब से अगर आप देखें तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए बिहार में सामाजिक न्याय कैसे अलग है। अक्सर हम लोग यूपी बिहार को क्लब कर देते हैं। बिहार में 78 में जब कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया, 20% रिजर्वेशन जब आया तो कर्पूरी ठाकुर वो बार नाई कास्ट से आते थे। उनकी जो राइवलरी थी वो बीपी मंडल से थी, जो मंडल कमीशन के बाद में ये बने। बीपी मंडल दबंग पिछड़ी यादव जाति से आते थे। मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की पॉलिटिक्स कहां पे टकरा। तो जब कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन लाया जनता पार्टी की सरकार में 78 में 1978 में, हुआ ये कि उस समय वो दो मोर्चे पे लड़ रहे थे, एक अगरा बनाम पिछड़ा, दूसरा दबंग पिछड़ा बनाम कमजोर पिछड़ा। उन्होंने क्या किया कि 20% में 12% रिजर्व कर दिया अति पिछड़ों के लिए और केवल 40% छोड़ा, मतलब 8% इनके लिए, जो यादव, कुर्मी, कोयरी, जो पटेल वगैरह कास्ट होते हैं, जो थोड़े स्लाइटली बेटर ऑफ है। उस कारण से क्या हुआ कि बिहार में आप शुरू से देखेंगे कि पिछड़ों में एक जबरदस्त जागरूकता है कि पिछड़े आपस में इस बात को भी लेके ये कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा जो आपसी जो अंतर है हमारे पावर इक्वेशन में वो भी रिफ्लेक्ट हो। लालू जी ने मंडल कमीशन को लागू करने की कोशिश की क्योंकि मंडल कमीशन में इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं रिकॉग्नाइज्ड है कि भाई पिछड़े आपस में ये हो। तो उस समय काफी विरोध हुआ, हाईकोर्ट में केस हुआ और उस समय सुशील कुमार मोदी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन काफी महीने से उनका अति पिछड़े जो थे, जो गैर यादव पिछड़ों का बड़ा वर्ग,
उसको जीतने की कोशिश की है। तो काफी उस समय जो उस प्रयास के मुहिम के लोग थे जो समाजवादी हैं, उन्होंने कहा कि देखो सुशील कुमार मोदी ने हमारी मदद की थी उस टाइम में। तब से क्या है कि नीतीश कुमार ने भी उस समय लालू जी के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और बाद में बिहार में कर्पूरी मॉडल रहा। अब नीतीश कुमार ने बड़ी मतलब कि मेहनत से, बखूबी प्लानिंग से अपने आप को कर्पूरी ठाकुर का इनहेरिटर बनाया और वो अति पिछड़ों के नेता बने। जब उनको मौका मिला 2005 में, आते तो वो कुर्मी वर्ग से हैं, जो यादव कुर्मी वगैरह स्लाइटली बेटर ऑफ है। 2005 में उन्होंने पंचायत में इनके लिए 20% रिजर्वेशन लागू कर दिया अति पिछड़ों के लिए। उसके बाद उनकी महिलाओं के लिए किया, उसके बाद उनके लिए काफी सारे छोटे छोटे पब्लिक पॉलिसी के जरिए उनको थोड़ा बहुत लाभ देना शुरू किया। और इस तरीके से लालू जी जो यादव समाज से चिन्हित हो गए थे, उसके खिलाफ ये अति पिछड़े। अब देखिए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन क्या है बिहार में। बीजेपी का यूपी में जो हिंदुत्व की जो विजय है, जिसको मैंने एक टर्म दिया है सबल्टन हिंदुत्व, कि हिंदुत्व में अब एक सबल्टन भी जुड़ रहा है। उसमें आप देखेंगे सबसे जो उसके अंदर जो मस्कुलर एक असर्शन आया है, वो आया है कि जो गैर यादव पिछड़े हैं, जो पहले बसपा के साथ थे, राजभर हो गए, पटेल हो गए, बाकी सब हो गए, मौर्य हो गए, कुशवाहा हो गए, या जो सपा के साथ थे जो गैर यादव पिछड़े, बीजेपी ने 2017 में बखूबी एक पिछड़ा वर्ग आयोग में केवल यादवों को छाटा और उनको अपनी तरफ ले लिया। और इस तरीके से बीजेपी अब यूपी में डिफॉल्ट पार्टी बन गई है, जो अति पिछड़ों की एक पार्टी मानी जाती है। मोदी जी का भी अपना है कि वो भी अति पिछड़े समाज से आते हैं, और इस तरीके से ये भी एक मैसेज काम किया। बिहार में उनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि यूपी वाला एक्सपेरिमेंट, एक तो हिंदुत्व की जड़ बिहार में हमेशा कमजोरी है। ट्रेडिशनली बिहार में कांग्रेस के अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी मजबूत रहा, जबकि यूपी में जनसंघ मजबूत रहा। तो ये भी एक फर्क है कि हिस्टोरिकली बिहार समाजवाद की धरती है। और सज्जन जी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस चुनाव में जो इतिहास आपने बताया, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्ञानवर्धन हुआ होगा इसका। और ये जरूरी है कि आप जब भविष्य की बात करें तो पीछे मुड़ के इतिहास देखते चलें, और इसीलिए गाड़ी आगे चलाते वक्त पीछे का शीशा देखता रहना जरूरी होता है ताकि हादसे ना हो। अजय, बिल्कुल आखिरी सवाल बहुत ही संक्षेप में, कि ये जो पूरी राजनीति समझा रहे हैं सज्जन जी, जिसका एक बहुत हिस्सा हमारी मौजूदा याददाश्त का भी एक हमेशा हिस्सा रहा है, ये आखिर आजकल जैसे वो कह रहे हैं कि खुद नीतीश कुमार भी उसी की विरासत, सामाजिक न्याय की विरासत को लेकर ही आगे हिंदुत्व के से हाथ उन्होंने मिलाया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कागज पर, लेकिन सामने जो है पर्दे पर उन्होंने उतार दिया। क्या आपको लगता है कि आरजेडी फिर से थोड़ा बहुत, जिसे कहें कि सामाजिक न्याय का जो उसका भी एक प्राइड था, कि कैसे वो पूरी आइडेंटिटी बिल्ड हुई, क्या उसे वापस पाने में कुछ कामयाब दिख रही है? नहीं, बिल्कुल दिख सकती है। अभी आने वाले एक दो महीने जो हैं चुनाव के लिए, अगर उसमें ये अपोजिशन का खेमा अपने आप को संगठित करने में सक्षम होगा तो ये दिख सकती है। लेकिन जो सज्जन जो बात कह रहे हैं कि ये जो अभी, क्योंकि हम ये डिस्कशन सुशांत सिंह राजपूत केस के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो ये जो सज्जन जो बात कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी और जेडीयू का जो एक जो आधार को लेकर ये जो पूरा जो इक्वेशन दिखने में आ रहा है, वो जो सुशांत सिंह राजपूत का जो ये है, वो सीधा सीधा एक तरीके से अगर कॉमन सेंस के लिए देखा जाए तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। उसको नीतीश कुमार ने हालांकि अपने वर्चुअल रैली में सुशांत सिंह राजपूत की बात कही, और उन्होंने बस इस बात पे खत्म कर दिया कि सीबीआई को मिल चुका है केस, अब हमें लग रहा है जस्टिस होगा। लेकिन बीजेपी वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत को अपने कैंपेन पोस्टर्स पे उतार रही है, हर जगह इस बात को ले जा रही है। उसका ये मूल एक कारण ये है कि बीजेपी ही अकेली एकमात्र वैसी पार्टी है जिसका जो कोर बेस है वो अपर कास्ट है, जो कि कंप्लीटली एंटीथेसिस है ऑफ द सामाजिक न्याय की पार्टी। आप जदयू देख ले, लोक जनशक्ति पार्टी देख ले, या जितने नाम छोटे मोटे पार्टी भी देख ले, जदयू तो बीजेपी और कांग्रेस ही दो पार्टी है वो जिनका इस तरीके का जो मेजॉरिटी बिहारी कम्युनिटी है उन पे आधार नहीं है। तो ये जो बिहारी प्राइड, बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी एक तरीके से चाह रही है कि इसको इतना बड़ा बना दे कि ये जो उनकी जो विफलताएं हैं, जो उनके जो लिमिटेशन है, उसको किसी तरीके से इमोशनल राजनीति कर उसको ओवरटर्न किया जाए। तो ये सुशांत सिंह, क्या आप दोनों का उम्मीद हम ये करते हैं कि जो उम्मीद जगाई है सज्जन जी ने कि जो आम वोटर है जमीन पर वो समझदार है, और बिहारी वोटर ने हमेशा अपना हित देखा है, उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इस बार फिर से वो अपना हित देखेंगे, अपने मुद्दों को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।